अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चारों पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। एंड आई होप आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट अभी तक जो है क्लियर हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आईसीएआई का सारा क्वेश्चन करेंगे, वो भी आसानी से पूरा लिख लिख कर जो है एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आईसीएआई का क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में, एज पर एस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। तो ये है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये तो इंक्लूड होगा ही। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग या रीलोकेशन एक्सपेंस जो है ये इंक्लूड नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका आंसर है बी। आप लोगों ने अगर पहला वीडियो कर रखा होगा चारों पार्ट तो ये बहुत आसानी से आप लोगों से बन भी गया होगा। फिर भी थोड़ा को बहुत कोई डाउट है तो उसको आज जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, उसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एज पर एस 10 रिवाइज्ड property plant and equipment, an enterprise holding investment properties should valued investment property at fair value या अंडर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल या अंडर कॉस्ट मॉडल या फिर अंडर कैश फ्लो मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होता है एज पर AS10 उसको हमेशा फेयर वैल्यू मॉडल पर ही जो है क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, वैल्यू किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है इसका वैल्यू मार्केट में अप डाउन होता रहता है, इसीलिए इसको फेयर वैल्यू पर लेते हैं। अगर आप आईसीआई का आंसर देखेंगे तो वहाँ पे ये कॉस्ट मॉडल दिया होगा, हो सकता है पिछला बुक में हो कॉस्ट मॉडल, आंसर इसका सी हो। लेकिन अगर आप लोग अपग्रेडेड बुक देखेंगे, नया बुक जो है उसमें हो सकता है ये जो है एज पर फेयर वैल्यू कर दिया गया हो। लेकिन हमारे पास एक ओल्ड बुक था आईसीआई का जिसमें मैंने देखा था कि इसका आंसर कॉस्ट मॉडल है, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा फेयर वैल्यू मॉडल, जो कि आई होप नया बुक में इसको जो है सुधार कर दिया होगा। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है इसको हमेशा फेयर वैल्यू मॉडल पर जो है लिया जाता है, इसको वैल्यू किया जाता है। अब आ जाते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर का क्वेश्चन, अ प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख वॉज रीवैल्यूड टू 1,50,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2। 1 लाख का लैंड है, रिवैल्यू हुआ 1,50,000 हो गया, मतलब 50,000 रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ। ठीक, उसके बाद बोल रहा है ड्यू टू ड्रॉप इन द मार्केट वैल्यू द लैंड वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,30,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4। फिर बाद में सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, फिर से जब रिवैल्यू किया गया उस एसेट को, तो अभी 1.5 लाख का था, अब गिर के 1,30,000 हो गया, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया उसका। अज्यूमिंग दैट द एंटिटी एडॉप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बोल रहा है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो, जब ये रिवैल्यू होकर इसका दाम ऊपर गया होगा, ठीक, जब रिवैल्यू हुआ होगा और इसका दाम ऊपर गया होगा तो उस टाइम क्या एंट्री मारे होंगे, उस टाइम पे जो है एंट्री मारे होंगे। यहाँ पे देखो इसका एंट्री हम करके दिखाते हैं। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था 50,000 तो वहाँ पे हम लोग किए होंगे मशीनरी अकाउंट को डेबिट, वहाँ पे हुआ होगा मशीनरी को डेबिट किया होंगे कितना से, 50,000 से, और इसका जो रिजर्व हुआ होगा उसको भेज दिए होंगे टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000। ठीक, पहली बार में ये एंट्री मारे थे। फिर जो अब 30,000 से कम हो गया ना, 30,000 से सॉरी 1,30,000 हो गया, तो मतलब 20,000 इसका वैल्यू जो अब डाउन हो गया। तो वैल्यू जो डाउन होगा उसके लिए क्या एंट्री मारेंगे, तो सबसे पहले टू मशीनरी 20,000 से डाउन हो गया, इसको टू मशीनरी कर दो 20,000। और अब जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है ये सेटअप होगा कहाँ से, इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से। ये वाला जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है इससे सेटअप होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है पार्टिकुलरली इसी मशीनरी का, ठीक, पार्टिकुलरली इसी मशीनरी का। तो यहाँ पे डेबिट होगा क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे इस यहाँ से 20,000, चूँकि मशीनरी जो है 20,000 का इस पर रिवैल्यूएशन का लॉस है। अगर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता तो हम लोग पीएनएल को डेबिट करते हैं, क्योंकि अभी इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व है इस मशीनरी का, तो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो अब चलिए इसका आंसर पढ़ के देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसके आंसर में देखो, इनिशियल अपवर्ड वैल्यू ऑफ 50,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड जो हुआ उसको डेबिट कर दिया पीएनएल में। नहीं, ये गलत है, उसको डेबिट कहाँ करना था, उसको करना था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, लेकिन ये कहाँ कर दिया, पीएनएल में, तो ये गलत है। बी नंबर में इनिशियल अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 50,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल, ये तो पहले ही गलत है।
Initial upward revaluation of 50,000 credited to revaluation reserve, subsequent downward revaluation of 20,000 debited to revaluation reserve। ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। कैसे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में है ए प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख वॉज रीवैल्यूड टू 90,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2। अब क्या हो रहा है, 1 लाख का लैंड है, वो गिर के कितना हो गया? 90,000, मतलब 10,000 इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। ठीक। सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू द लैंड वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,05,000। बाद में इसका फेयर वैल्यू कितना हो गया? बाद में जब इसको रिकॉग्नाइज किया गया तो इसका फेयर वैल्यू हो गया 1,05,000। ठीक। पहले कितना गिर के हो गया था? 90,000। अब फिर से जब बाद में रिवैल्यू किया गया तो उसका वैल्यू हो गया 1,05,000, मतलब 15,000 और बढ़ गया। तो वही बोल रहा है कि कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट करता है तो व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ क्या होने वाला। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग करके देखते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझ लेते हैं। तो पहले देखो, पहले क्या हुआ, देखो इसको जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो। पहले जो है 1 लाख का बिल्डिंग था और 90,000 हो गया गिर के, मतलब 10,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। तो 10,000 का जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, ये प्लॉट ऑफ लैंड का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। तो चलो करके देखते हैं इसको, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करेंगे। तो सबसे पहले टू लैंड क्यों? क्योंकि ये जो है 10,000 डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, लैंड का वैल्यू जो है 10,000 कम गया। अब डेबिट क्या करेंगे? जब भी रिवैल्यूएशन का लॉस होगा इनिशियली जब भी कोई रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो उसको पीएनएल में हम लोग डेबिट करेंगे। टू पीएनएल को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट 10,000 से। पीएनएल को क्यों डेबिट किया? वहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे कि लॉस में रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट किए। देखो वहाँ पे इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट किए थे क्योंकि उस एसेट से रिलेटेड जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व बना हुआ था, लेकिन अभी जो है इसका रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई बना हुआ नहीं, इस लैंड का कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट किए 10,000 से। अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, बाद में ये पता चला कि उस लैंड का वैल्यू जो है 1,05,000 हो गया। मतलब अभी इस लैंड का वैल्यू कितना है? 90,000। 10,000 गिर गया तो 90,000 हो गया था। और बाद में जब फिर से सब्सिक्वेंटली मेजर किया गया तो देखे कि उसका वैल्यू जो 1,05,000, मतलब 15,000 और बढ़ गया। तो इस लैंड को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 15,000 से, जो कि अभी बाद में इसका वैल्यू बढ़ा। और अब ये वाला जो लॉस हुआ था ना, ये वाला जो लॉस था, ये वाला जो लॉस था प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वाला लॉस, इसको सबसे पहले राइट ऑफ कर दो। ठीक। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला 10,000। अब जो बाकी बचा है 5,000, उस 5,000 को अब कहाँ क्रेडिट कर दो? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 5,000। इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ? इनिशियल जब ये बढ़ा था, डाउन हुआ था, तो उसको कहाँ डेबिट किए थे? पीएनएल को डेबिट किए थे। उसके बाद में जब ये फिर इसका वैल्यू बढ़ा तो वहाँ पे 10,000 जो पीएनएल में इसका सेट ऑफ कर दिया और रिमेनिंग बैलेंस कहाँ बेच दिए? रिमेनिंग बैलेंस चला गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो चलो ए नंबर में ऑप्शन है इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 10,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये तो पहले ही गलत हो गया। बी नंबर में इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 10,000 डेबिटेड टू पीएनएल, सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 15,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल। नहीं, 15,000 पूरा क्रेडिट नहीं होगा पीएनएल में। इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन ऑफ 10,000 डेबिटेड टू पीएनएल, सब्सिक्वेंट अपवर्ड ऑफ 10,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल एंड 5,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये ऑप्शन हमारा सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका जो है हम लोग कॉन्सेप्ट भी जो है अभी देख लिए हैं, तो इस तरह से इसका आंसर होगा सी। अब देखो 5 नंबर में क्या बोल रहा, ऑन सेल ऑफ एन एसेट which was revalued upward, what would be the treatment of revaluation reserve। देखो कोई एसेट था हमारे पास, मान लो ये एसेट है, ठीक, ये मेरे पास एक एसेट है, इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ होगा तो उस रिवैल्यूएशन अमाउंट को कहाँ भेजे होंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किए होंगे। तो बोल रहा अब हम अगर इस एसेट को बेच देते हैं, इस एसेट को अगर हम अभी बेच देंगे तो जो इसका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा हुआ वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व में, यानी कि जो रिटेन्ड अर्निंग होता है जिसको रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व या फिर रिजर्व एंड सरप्लस बोल लो या रिटेन्ड अर्निंग बोल लो, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा सीधा। तो चलो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या। तो ए नंबर में ऑप्शन है द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पीएनएल सिंस द प्रॉफिट ऑन सेल। नहीं, ये गलत है, पीएनएल में नहीं जाएगा। बी नंबर में है द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग
एज अ मूवमेंट इन रिवर्सेज विदाउट इम्पेक्टिंग पीएल। ठीक, सही बात है, ये बिना पीएनएल को इम्पेक्ट किए हुए कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये पहले वाले पार्ट में भी बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। तो ये रहा हमारा 5 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर में क्या कह रहा वो देखो ध्यान से। A machinery was purchased having an invoice price 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18,000। 1,18,000 का मशीनरी है जिसमें 18,000 जो है जीएसटी है, मतलब 1,00,000 का मशीन है उसमें 18,000 जुड़ा जीएसटी का, तो वो हो गया अभी 1,18,000। जीएसटी अमाउंट इज अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ये जो जीएसटी अमाउंट है ना 18,000 का, ये इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब ये वाला जो जीएसटी है ये रिफंडेबल है, मतलब वापस हमको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने परचेजिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई एसेट हम परचेज किए हैं और उस पर कोई ऐसा टैक्स पे किए हैं जो कि रिफंडेबल है, तो उस टैक्स को क्या कर दो, सबसे पहले माइनस कर दो। जैसे ये 1,18,000 में जो 18,000 का टैक्स पे किया वो रिफंडेबल हमको मिल जाएगा, तो उसको माइनस करेंगे तो अब एसेट का कॉस्ट होगा सिर्फ 1,00,000, क्योंकि 18,000 जो जीएसटी पे किया वो हमको वापस मिल जाएगा। तो एसेट का दाम कितना हुआ, 1,00,000। ठीक, बोल रहा 10% एसएलएम के रेट से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2002-03 क्या होगा, तो 1,00,000 का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पर लग रहा, तो हर साल 10,000 से उसका वैल्यू जो है डेप्रिसिएट करता चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा 10,000। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए 10,000। अब आते हैं हम लोग थ्योरी क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी क्वेश्चन में क्या, 7 नंबर में देखो, 7 में अ कंपनी चेंज इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीबी। एक कंपनी ने अपना मेथड चेंज किया डेप्रिसिएशन का, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी की तरफ गया। ये बात मैंने पहले भी इस पर चर्चा हो रखा कि जब भी कोई कंपनी अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करती है तो उसको कहा जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है उसको एज पर AS5 डील किया जाता। तो इसका ये आंसर मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है यहाँ पे देखो। Whenever a company changes its method of depreciation like SLM to WDB, its change, जो इसका चेंज है वो कहाँ जाएगा, इट्स ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये क्या, ये एक चेंज है अकाउंटिंग एस्टीमेट में, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज पर AS5, और इसको ट्रीट किया जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता है, जैसे एसएलएम से डब्ल्यूडीबी में चला गया या डब्ल्यूडीबी से एसएलएम फॉलो करने लगा, तो ये जो है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है उसको एज पर AS5 डील किया जाता है। तो आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, अ कंपनी हैज डेबिटेड द बिल्डिंग अकाउंट with the cost of land on which the building stand and has provided depreciation on such total cost, comment on the accounting treatment। बोला ये लैंड, ये जो लैंड है ऐसा लैंड होगा और उस पर एक बिल्डिंग बना हुआ था। ठीक, बोल रहा कंपनी क्या कर रहा है, लैंड और बिल्डिंग दोनों को एक साथ जो है ना उसको क्या कर रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है। देखो लैंड एक अलग कंपोनेंट है, बिल्डिंग एक अलग कंपोनेंट है, और हम लोग जानते हैं कि डिप्रिसिएशन जो है कंपोनेंट वाइज जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी किया वो एकदम गलत है। तो उसमें क्या होगा इसका आंसर, चलो देखते हैं। इसका आंसर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से लिखा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा। तो देखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन कंपोनेंट बेसिस। डेप्रिसिएशन हमेशा कंपोनेंट बेसिस पर चार्ज होना चाहिए, ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। इस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, जितना भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पे लैंड अलग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और बिल्डिंग अलग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। इस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ आइटम या ऑफ पीपीई शुड बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली। इन दोनों को सेपरेटली जो है डेप्रिसिएट करना था, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या किया, एक के साथ डेप्रिसिएट कर दिया। देखो पहला 3 पैरा में जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो 3 पैरा में लिखते हैं। पहला पैरा में है रिलेटेड प्रोविजन, और दूसरे पैरा में लिखेंगे फैक्ट एंड एनालिसिस जो क्वेश्चन में बोला गया, और तीसरा पैरा जो है उसमें लिखेंगे अपना कंक्लूजन। तो पहला पैरा में हमने रिलेटेड प्रोविजन लिख दिया, और सेकेंड पैरा में अब फैक्ट एंड एनालिसिस देखते हैं। तो इन द गिवन केस the company has debited the building account with the cost of land on which that building stand and has provided depreciation on such total cost। पूरे cost पे दे दिया depreciation। तो अब conclusion क्या निकलता, so the accounting treatment done by the company is incorrect। ये क्या incorrect है,
एज लैंड एंड बिल्डिंग आर द टू डिफरेंट सिग्निफिकेंट आइटम एंड दिस शुड बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली। इसको सेपरेटली जो है क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएट किया जाएगा। और उस पर से क्या ये जो है लैंड भी को भी जो है डेप्रिसिएट कर दिया, लेकिन क्यों ये गलत है, जो लैंड को ये जो डेप्रिसिएट किया ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होता है। इसका लाइफ क्या अनलिमिटेड होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइंस वगैरह जो होता है, जो खदाने वगैरह वाला लैंड है उसका कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली स्पीकिंग कहे तो लैंड का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो एंड ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड डन बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट एज द लैंड कांट बी डेप्रिसिएटेड। लैंड को जो है डेप्रिसिएट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में मैंने कोई लैंड बताया, जैसे माइन वगैरह, खदाने वगैरह जो है वो सब डेप्रिसिएट होता है, वो एक्सेप्शनल कैसा, उसकी तरफ अभी क्वेश्चन मेरा नहीं गया तो हम भी वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा 8 नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एन एंटिटी इज सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट इज कंप्लीटेड इन अगस्त एंड द प्लांट इज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इन नवंबर। हाउएवर द एंटिटी कमेंसेस प्रोडक्शन इन मार्च, व्हेन शुड कंपनी स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन तब लगना शुरू होता है जब एसेट रेडी फॉर यूज हो जाता है। जिस दिन एसेट रेडी फॉर यूज हो गया एज पर द इंटेंडेड मैनर ऑफ मैनेजमेंट, जिस दिन रेडी फॉर यूज हो गया उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना जो है शुरू हो जाएगा। इस केस में क्या एसेट जो है वो इन द गिवन केस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ अगस्त में और रेडी फॉर यूज कब हुआ, नवंबर में। ठीक, रेडी फॉर यूज प्रोडक्शन के लिए जो है उसको रेडी करना था, तो रेडी फॉर यूज हो गया वो कब, नवंबर में। तो नवंबर से जो है उसका डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिखा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 property plant and equipment, depreciation of a PPE begins which when it is ready for use, यहाँ पे होगा when it is ready for use, that is it is in the present location and condition। ready for use कहने का मतलब it is in the present location and condition necessary for operating in the intended manner of management। ठीक, in the given case plant is ready for use in the month of November, सो एंटिटी शुड चार्ज डेप्रिसिएशन फ्रॉम नवंबर। एंटिटी को जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए फ्रॉम नवंबर। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बाय ए कंपनी वाइल डिटरमाइनिंग यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ को डिटरमाइनिंग करते वक्त क्या क्या फैक्टर जो है कंपनी को ध्यान में देना चाहिए। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का पूछेगा एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय अ कंपनी वाइल डिटरमाइनिंग यूजफुल लाइफ। सबसे पहले एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ लाइफ, फिर एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टियर, टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेंसेज, या फिर लीगल और सिमिलर लिमिट। ये सब तो बहुत आम है, ये सब क्वेश्चन भी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या, एन एंटिटी गेव द फॉलोइंग नोट्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कंपनी चूज not to charge depreciation, the company choose not to charge depreciation on property plant and equipment। ये चार्ज नहीं कर रहा डेप्रिसिएशन, क्यों? तो देखो आप उसका बहाना देखो। ए नंबर में है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बिगिन एक्सपेंस देयर बाय इंश्योरिंग टाइमली रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बोल रहा है हम इसलिए उसका डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रहे हैं, काहे कि इस पर जो हम एनुअली खर्चा कर रहे हैं ना, जैसे इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, तो उसको हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बिगिन एक्सपेंस देयर बाय इंश्योरिंग टाइमली रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि टाइमली जो है रिपेयर हो जा रहा प्लांट और मशीनरी, प्लांट या मशीनरी जो हमारा वो जो है टाइमली रिपेयर हो जा रहा, इसीलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखो जैसे उसका ये मशीनरी है, इसको हर साल वो क्या करती है, हर साल उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाती है। तो हर साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाती है, तो अब कंपनी को ये लग रहा कि अब ये डेप्रिसिएट होगा ही नहीं। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो है स्मूथली फंक्शन कर सके। मान लो इसका एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ लाइफ जो है, पहले हम लोग आके थे 5 साल, ठीक, तो अगर इसको हम हर साल रिपेयर एंड मेंटेन नहीं करेंगे तो ये 5 साल नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो ज़रूरी है इसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उसका डेप्रिसिएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए कंपनी जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही है और ये वाला बहाना मार रही है, ये बहाना उसका नहीं चलेगा, गलत है। अब बी नंबर में देखो क्या बहाना मार रही है, depreciation being a non-cash expense has no impact on cash flows
Accordingly, it is not necessary to depreciate an asset when repairs and maintenance charge are expensed in the statement of profit and loss. देखो क्या बोल रही है कंपनी, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मेरा पैसा तो जा ही नहीं रहा। क्या बोल रही है, मेरा पैसा तो जा ही नहीं रहा, तो हम क्यों रिकॉर्ड करें। मेन इसका बहाना ये है। तो देखो भाई, जैसे ये कैलकुलेटर है, मान लो 1000 रुपये का लिए थे और इसका लाइफ जो है 10 साल है। इसका लाइफ 10 साल है, 1000 रुपया में लिए थे। हर साल जो है 100 रुपया डेप्रिसिएट होगा। अब हर साल 100 रुपया भले ही मेरे जेब से नहीं जा रहा, लेकिन जब हम इसको परचेज किए थे उस टाइम तो 1000 रुपया तो दिए थे ना, उसी को ने हम 100 रुपया करके डेप्रिसिएट किए। चूँकि पहले ही ये जो हमारे जेब से जा चुका, 1000 रुपया जो है पहले ही हमारे जेब से जा चुका है, और अब उसी 1000 को हम 10 साल में जो है डेप्रिसिएट कर रहे हैं 100 रुपया, तो वो हमारा गिर गिर के जो है 10 साल में इस एसेट का 1000 रुपया डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जब कंपनी बोलते है ये नॉन कैश एक्सपेंस है इसीलिए हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कैश ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। ऑलरेडी इस कैलकुलेटर के बदला में, इस मशीनरी के बदला में ऑलरेडी हम इसका अमाउंट जो पहले पे कर चुके हैं, जिसको अब धीरे धीरे हर साल जो हम लोग डेप्रिसिएट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं अपने बुक से। तो ये वाला बहाना भी उसका नहीं चलने वाला। अब सी नंबर में देखो क्या बहाना मार रही है। द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट लाइक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम एंड हेंस चार्जिंग डेप्रिसिएशन नॉट मेक सेंस। बोल रहा कि वैल्यू जो है कुछ एसेट का वैल्यू जो है पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के गुजरने से उसका वैल्यू जो बढ़ता है। जैसे लैंड है, अब कंपनी देखो यहाँ पे क्या बहाना मारी है। देखो लैंड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे आज 1 लाख है तो जैसे जैसे टाइम पास होगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इसका वैल्यू तो बढ़ेगा। तो हम तो डेप्रिसिएशन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू गिरता है एसेट का। डेप्रिसिएशन में जो है एसेट का वैल्यू गिरता है। लेकिन बोल रही है कंपनी कुछ एसेट तो ऐसा होता है कि जिसका जो है वैल्यू बढ़ते जाता है, तो हम डेप्रिसिएशन क्यों करें। तो भाई तो फिर तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो हम ये कैलकुलेटर पे हम डेप्रिसिएशन क्यों कर रहे हैं। हर चीज़ को अगर हम लैंड के ही इससे नज़रिया से देखने लगे तो गलत है ना भाई। तो ये कंपनी क्या यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को कुछ एसेट से रिलेटेड जो है हर एसेट को नहीं देख सकते। कुछ एसेट के रिलेशन में हर एसेट को नहीं देखा जा सकता, इसीलिए ये कंपनी जो है अपने ओपिनियन में गलत है। ये सर्टेन एसेट को, जैसे लाइक प्रॉपर्टी वही बोले ना लैंड, उसके रिस्पेक्ट में देख रही है। एक एसेट के रिस्पेक्ट में हर एसेट को नहीं देखा जा सकता, ये जो है गलत है। अब डी नंबर में देखो क्या बहाना मार रही है। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ द एसेट इज अल्टीमेटली सोल्ड एंड सिंस द एसेट इज एट कॉस्ट ड्यू टू नो डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट इज एस्टेटेड। ये भी एकदम बकवास है, ये बहाना भी नहीं चलने वाला है, ये भी एकदम गलत है। तो इसका आंसर भी मैंने लिखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो आप देख लेते हैं। एक एक लाइन में जो भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, एक एक लाइन में बस उसको एक्सप्लेन कर देना, और कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। चलो, डेप्रिसिएशन मेक आउट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, फिजिकल वियर एंड टियर, टेक्निकल और कॉमर्शियल ऑब्सोलेंस, लीगल लिमिट। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बिगिंस व्हेन एसेट इज रेडी फॉर यूज। इतना तक लिख देना। उसके बाद एक एक लाइन जो ABCD में एक एक लाइन जो है हर जितना भी एक्सप्लेन किया मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन आपको भी एग्जाम में कर देना। बस बहुत काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए। तो आओ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है। With reference to AS16 revised, classify the item under the following head: purchase price of property, plant and equipment, directly attributable cost, cost not to be included। बोल रहा है ये सब आइटम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कौन सा परचेजिंग प्राइस है और कौन सा नॉट टू बी इंक्लूडेड है। तो आओ इसको भी करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेज। इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन रिफंडेबल टैक्सेज ये हमेशा कहाँ जाएगा, परचेज प्राइस में जाएगा। ठीक। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ये हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, सारा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज सच एज दोज इनकर्ड वाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्डअप। ऑपरेटिंग लॉस जो होगा वो नॉट टू बी इंक्लूडेड है, नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक। अब चौथा में बोल रहा कॉस्ट इनकर्ड वाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी बाउट इनटू यूज और इज ऑपरेट एट लेस कैपेसिटी। बोल रहा क्या बोल रहा, कॉस्ट इनकर्ड वाइल एन आइटम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर
intended by management has yet to be brought into use or is operating at less than full capacity। भाई इसको भी नॉट टू बी इंक्लूडेड में जाए, कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट ये तो सब परचेज प्राइस का आइटम है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग या रीलोकेशन एक्सपेंस ये भी नॉट टू बी इंक्लूडेड है। इनिशियल एंड असेंबली कॉस्ट ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है अपना। और फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, ये भी क्या हमारा नॉट टू बी इंक्लूडेड है, नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये भी हमारा नॉट टू बी इंक्लूडेड है। ये सब मैंने पहले डिस्कस कर रखा, पहले के पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग से अभी तक बन भी गया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्या 13 नंबर। 13 में एबीसी लिमिटेड इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, नया प्लांट जो है इंस्टॉल कर रही है अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी पे। इट हैज़ इनकर्ड दीज कॉस्ट, ये सब कॉस्ट जो है उसने इनकर किया। कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 लाख, इनिशियल डिलीवरी जो है 2 लाख का, ये भी ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन भी ऐड होने वाला है क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कंसल्टेंट फी भी ऐड होगा। इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट डेफर्ड क्रेडिट, ये नॉट टू बी इंक्लूडेड है, ये तो आएगा ही नहीं। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, और इसका प्रजेंट वैल्यू, जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है मतलब फ्यूचर में जो उस एसेट को उखाड़ के फेंकेंगे उसमें क्या कॉस्ट आएगा, उसका प्रजेंट वैल्यू जो है 3 लाख दिया हुआ। तो डीकमीशनिंग कॉस्ट को भी जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ पीपीई में, याद रखना। ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग लॉस तो वही है कि नॉट टू बी इंक्लूडेड है। प्लीज एडवाइस एबीसी लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज, बोला कौन कौन सा कॉस्ट जो है इसमें कैपिटलाइज होगा वो आप एडवाइस करिए एबीसी लिमिटेड को। तो आओ देखते हैं कौन कौन सा कॉस्ट जो हमारा कैपिटलाइज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 में। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन पीपीई, ये था 12 नंबर का आंसर। आई होप आप लोग को वो वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 लाख, इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट जो है 2 लाख का, वो तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। फिर साइट प्रिपरेशन भी आएगा, कंसल्टेंट पे भी आएगा, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रजेंट वैल्यू दिया ये भी आएगा। तो कॉस्ट ऑफ पीपीई जो कैपिटलाइज करना वो कितना हो गया टोटल 43 लाख, ये कॉस्ट जो हम लोग पीपीई का कैपिटलाइज करेंगे। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जब हम एंट्री मारेंगे ना बुक में, जब एंट्री मारेंगे, ये वैसे कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन में बोला ना है, तो वहाँ पे पीपीई को डेबिट कितना से करेंगे 43 लाख से डेबिट करेंगे। अगर कैश में लिए होंगे तो टू कैश, या फिर उधार में लिए होंगे तो जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट कर देंगे, टू क्रेडिटर 43 लाख। ये कहने का मतलब है, कैपिटलाइज करने का मतलब यही होता है। मेन एंट्री से मैंने भी आपको बता दिया, ये सेवा भाव से था, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया नहीं है। तो अब आते हैं 14 नंबर की तरफ। आई होप अभी तक आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।